सवालों की झड़ी लगी हुई है, लेकिन पहले ब्रोकर बोले में जानते हैं कि हमारे कौन सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स जो है क्या कुछ कह रहे हैं, और आखिरी मोहर हमारे जो आज के दो विशेष एक्सपर्ट्स हैं वही लगाएंगे, वीएलए अंबाला जी और प्रदीप हल्दर जी, कि आखिर में वहाँ क्या करना चाहिए। हर्ष बताइए, आज तो पावर में काफ़ी हलचल है, वहाँ निगाह है क्या आपकी? जी बिल्कुल, दो पावर स्टॉक्स हैं और देखेंगे कितनी पावर है उनमें, लेकिन उससे पहले आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात हम लोग करें तो यहाँ पर बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी और 550 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। इन्होंने कहा है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में ये जो कंपनी है, ये अगर आप जोग्राफिकली देखें तो सबसे बड़ी कंपनी और डाइवर्सिफाई कंपनी है। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर आप इसका AUM देखें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 20% तक बढ़ने की आगे वाले क्वार्टर्स में संभावना दिख रही है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि कई राज्यों में एक जैसा ऑपरेटिंग मॉडल भी ये जो है कंपनी जो है वो लागू करने की क्षमता रखती है। साथ ही बर्नस्टीन ने यह भी कहा है कि छोटे साइज की बात कर लीजिए, तेज ग्रोथ की बात कर लीजिए या फिर बेहतर प्रोडक्टिविटी की बात कर लीजिए, इसमें कंपनी को महारत हासिल है। ब्रोकरेज की तरफ से एक आखिरी जानकारी इसमें और साझा की गई है कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले प्रॉफिटेबिलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी इस कंपनी में ज़्यादा है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। आधार हाउसिंग फाइनेंस, सर आपसे शुरू करना चाहेंगे प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के? आप सहमत हैं? ये 100 रुपये ऊपर के टारगेट दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा और डाउन साइड यहाँ पे पॉसिबल है। एक बार 434 440 के रेंज पे आ सकता है, तो एक बार 435 440 के रेंज पे अगर आता है तो उस केस में आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। एक स्विंग लो था रिसेंटली 413 के आसपास, तो 413 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आने वाला है ये स्टॉक में 470 के ऊपर। तो अभी का जो मोमेंटम हो रहा है 449 450 के आसपास, मुझे लगता है कि पहले थोड़ा डाउन साइड घूमने के बाद फिर से स्टॉक रैली होने के लिए रेडी होंगे। फिलहाल अभी नहीं, 470 इसके ऊपर ब्रेकआउट आने वाला है। तो देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि थोड़ा अच्छा वैल्यूएशंस में अगर आपका बाइंग रेंज होंगे तो अच्छा रहेगा। तो 450 मैं इसको, मुझे लगता है कि 470 अगर इसके ऊपर जाता है, अभी 450 चल रहा है, 470 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो उस केस में एक बार 495 और 520 मैक्सिमम जाने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि 550 तो ऑल टाइम हाई हो जाएंगे। मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऑलरेडी 480 पे, ऑलमोस्ट 495 में। तो एक बार 480 490 470 मल्टीपल रेजिस्टेंस इसमें है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, टाइम लग सकता है। तो इसीलिए बाइंग जोन अच्छा होना चाहिए। बाइंग जोन आप बाय कीजिए 435 440 के बीच, थोड़ा बहुत नीचे आता है तो बाइंग कीजिए, लेकिन 412 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए इसमें। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी के लिए दोबारा चलते हैं यहाँ पर हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, जो जिन कंपनी की आप बात करते हैं PFC और REC, ये दोनों कंपनियां हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये देखिए कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की सलाह दी है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें PFC की तो 508 रुपये का लक्ष्य तय किया है, REC की बात करें तो 485 रुपये का प्रति शेयर के भाव पे लक्ष्य तय किया गया। करीब 21% से लेकर 23% का अपसाइड इनको दिख रहा है। अब सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो लेवल्स हैं, अभी मौजूदा भाव जो है एंट्री के लिए बेहतर स्थिति दिख रही है इनको। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी बेहतर दिख रहा है इनको। साथ ही इन्होंने कहा कि लगातार एसेट क्वालिटी में सुधार की संभावना आगे के लिए भी जारी है। और इन्होंने ये कहा कि वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 तक जो लोन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 12% की दर से बढ़ सकती है। और यहाँ पे एक चीज़ मॉर्गन स्टैनली ने ये भी साझा करी है कि अगर आप औसतन देखें कि एवरेज देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से जो उम्मीद की जा रही है वो 17 to 19% की जा रही है। और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी इन्होंने बताया कि डिविडेंड के हिसाब से भी आप खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक में। करीब जो डिविडेंड यील्ड है वो 3.8 से लेकर 4.5% के आसपास है। जी, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती है। अभी हम लोगों ने काफ़ी बात भी की थी पावर को लेकर के। प्रदीप जी की राय आ चुकी है, अंबाला जी की राय नहीं आई है। अंबाला जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी PFC REC को लेकर के? देखिए, दोनों ही स्टॉक बढ़िया लग रहे हैं। आई मीन लेट्स गो फॉर इट, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो पॉसिबल आपके फेवर में जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छे से रख रहा है। सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग PFC इज एज ऑफ नाउ 426 पर है, एंड वेरी सून इट इज गोइंग टू हिट दिस वेरी फर्स्ट टारगेट एट 444। मतलब 444 का भाव तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ऐसा मेरा आई मीन कॉन्फिडेंस विद दैट। एंड दूसरा टारगेट जो है वो 470 का हमको मिल सकता है, 490। इन तीन टारगेट्स के लिए हम इसको 1 से 3 महीने के व्यू के साथ में विद अ स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एक्चुअली, हम इसको 400 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। एंड रही बात अदर फैक्टर्स की, चाहे इसकी पीईज हो, वैल्यूएशन हो, वो भी फेवरेबल है।
अगर फंड्स आने हैं तो इन कंपनीज में आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है, क्योंकि जब मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में हो या सेक्टर में ये देखना हो कि कहां पैसा लगाया जाए, तो पहली प्रेफरेंस उन कंपनीज को मिलती है जो टेक्निकली, फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली साउंड हो, और ये चीजें इसमें दिख रही है। तो पीएफसी इज लुकिंग गुड। रेक लिमिटेड भी अगर हम देख रहे हैं तो आज की डेट में दिस इज द टाइम जहां पर आपको, या तो अगर आपका मोमेंटम प्ले करना है देन यू शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट विच इज अबव 405 क्लोजिंग बेस पर। इसके ऊपर जब भी आता है यहाँ पर एक फास्ट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनेगा। स्टॉप लॉस उस कंडीशन में जो हम रख के चल सकते हैं वो होगा 385 का, और एल्स दूसरी स्ट्रेटेजी जो इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होगी कि आप इसको करंट भाव पर बाय करें, लेकिन इसमें जो आप एडजस्टमेंट करेंगे या फिर जिसको एवरेजिंग मैं कहती हूँ, अगर आप इसको एवरेजिंग करना चाहें तो 385 के भाव पर एग्जिट ना लेके आप यहाँ पर एवरेजिंग करें और अपना कंबाइंड स्टॉप लॉस 370 पर प्लेस कर दीजिए। उसके अगेंस्ट में जो आपको टारगेट मिलेंगे आपके रिस्क एंड आपकी स्ट्रेटेजीज के हिसाब से, इट विल गो अबव 425 पहला टारगेट, एंड दूसरा हमको 445 का टारगेट यहाँ पर भी मिल सकता है। एंड दोनों ही के लिए 1 से 3 महीने का एक होल्डिंग पीरियड डिफाइंड होगा। जी चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई एक लाइन की टिप्पणी सर आपकी। हालांकि आपकी राय एक बार आ चुकी है, लेकिन फिर भी चूंकि ये सेगमेंट अलग से हमारा अपलोड होगा, पीएफसी आरएसी पे आपकी टिप्पणी क्या होगी? मैं दोनों में पॉजिटिव हूँ। पीएफसी 430 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल है तो इसमें 430 के ऊपर ही बाई करना चाहिए। बाकी अगर डाउन साइड मिलता है तो वहां पे भी आप एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। और आरईसी भी मुझे लगता है कि 415 यहाँ पे बेसिकली एक रेंज चल अपर साइड में रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर ही यहाँ पे पॉसिबल है। दोनों काउंटर पे मैं पॉजिटिव हूँ, और लेकिन थोड़ा अभी नहीं चल रहा है बहुत दिन से, मुझे लगता है कि और भी 1 से 2 हफ्ता टाइम लग सकता है, तो एक बार वेट करके जाइए। पॉसिबल है, अच्छा काउंटर है, फंडामेंटल टेक्निकल मेरा पसंद है। चलिए इस बीच चलते हैं हर्ष के पास दोबारा। और हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, अगली कंपनी भारत डायनामिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की कॉल दी है इन्होंने और 1900 रुपये का यहाँ पर लक्ष्य दिया है इन्होंने। सबसे पहले इनका ये कहना है कि जिस तरीके से दुनिया भर में डिफेंस के ऊपर खर्च बढ़ रहा है वो भारत के लिए भी पॉजिटिव संकेत हैं। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि करीब करीब 50,000 का मार्केट जो है, संभावित मार्केट जो है वो भारत डायनामिक्स के लिए भी आता हुआ तैयार होता हुआ दिख रहा है। मिसाइल प्लेटफॉर्म का प्रमुख इंटीग्रेटर ये बनता हुआ दिख रहा है और मजबूत ऑर्डर बुक है, सप्लाई चेन भी बेहतर स्थिति में दिख रही है। यहाँ पे अगर यहाँ पर देखें वैल्यूएशन के हिसाब से तो इनको काफ़ी उचित स्थिति दिख रही है। और जो अगर इनकी बात की कि कब आपको एंट्री करनी है तो इन्होंने ये जानकारी साझा की है अगर थोड़ा सा प्राइस नीचे जाता है डिप में आप खरीदारी बाय ऑन डिप्स में कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये मतलब रिपोर्ट निकाली क्यों 1928 के शेयर को 1900 का टारगेट दे रहे हैं और सारी चीजें पॉजिटिव बता रहे हैं, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आई बात कि कई बार से इनको लगता है कि ये लेवल्स जो है वो फिजिबल नहीं है, शायद इसी तरीके से निकालते हैं। पता नहीं, मतलब बीडीएल को लेकर के बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, पर ऐसा तो एक वैल्यूएशन को लेकर कुछ एक कंसर्न हो सकते हैं, पर इतना कि चलो पता नहीं, अब हमारे एक्सपर्ट ही बताएंगे, क्योंकि ये बड़ा ही मतलब एक तरीके से कहें कि बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे लॉन्ग टर्म में बुलिश हैं। क्या टिप्पणी रहेगी अंबाला जी आपकी और फिर प्रदीप जी आपकी? अंबाला जी शुरू कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। देखिए बीडीएल में सबसे पहले जब यहाँ पर ये बात हम कर रहे हैं कि नीचे क्यों जा सकता है, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विपुल जी। सबसे पहले तो इसकी वैल्यूएशन जो कि आउट परफॉर्मेंस होने की वजह से सेक्टर के दुगने से ज्यादा पर ये ट्रेड कर रहा है। सेक्टर मल्टीपल 62 है जबकि ये स्टॉक 113 के पास में है। प्रोवाइडिंग दिस पिछले 3 महीने या फिर एक क्वार्टर की बात करते हैं, राउंड एक टेंटेटिव हम लेते हैं, 113%, 110% से ज्यादा का रिटर्न किया है, जो कि एक्चुअली मल्टी बैगर स्टॉक्स में भी होता है। लेकिन जब कभी भी इस तरह के मूवमेंट होते हैं तो वहां पर कूल ऑफ प्राइस या फिर दूसरी भाषा में जिसको इन्वेस्टर माइंडसेट से बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए एक्चुअली, ताकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन स्टॉक्स में अच्छी वैल्यूएशन ढूंढ करके बाय कर सके। सो दिस इज नॉट द टाइम टू बी डिसहार्टेड कि इसकी वैल्यूएशन नीचे क्यों कर रहे हैं। प्राइस स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर चुका है लास्ट में, और अब ये थोड़ा सा कूल ऑफ होने के बाद में फिर से कंसोलिडेशन के बाद निकलेगा, उसका वेट करना हमें चाहिए। और इन्होंने बोला 1900, मुझे लगता है कि ये 1900 नहीं, थोड़ा सा और आपको सताएगा पेशेंस को टेस्ट करेगा। 1800 1830 के आसपास ये स्टॉक अभी भी आ सकता है, और जब भी ये आए जो भी एक्सपोजर किसी भी इन्वेस्टर ने इसके लिए डिफाइन किया है उसका 20-30% स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड उसके बाद में अगले कुछ हफ्तों के अंदर अपना जो भी स्टॉक स्पेसिफिक आपने डिफाइन किया है उसमें लगाना चाहिए पार्ट्स में। कीप इन माइंड एवरी 3 to 4% डिप should be considered as an accumulation zone। यही स्ट्रैटेजी जब आप ऐसे स्टॉक्स में लगाएंगे तो आपका रिटर्न जो है वो बढ़िया हो जाता है।
जी संक्षेप में टिप्पणी सर आपकी क्या रहेगी प्रदीप जी? विपुल जी सिंपल 1760 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बाय ऑन डीप करना है। बाय ऑन डीप लेवल रहेंगे मेरा 1870 से लेके 1850, इसके रेंज पे बाय करना है। 1760 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक। मैं लॉन्ग टाइम में पॉजिटिव हूँ क्योंकि लास्ट टाइम में गवर्नमेंट ने कंजम्पशन को लेके ज्यादा फोकस किया था। मुझे लगता है कि डिफेंस में भी कर सकता है, नेक्स्ट पॉसिबल है। तो ये काउंटर फंडामेंटल टेक्निकल बहुत ही अच्छा है। अभी ब्रेकआउट के बाद अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है, रिटेस्टमेंट कर रहा है। तो एक बार बाय ऑन डीप करके जाइए। लेवल रहेगा मेरा इसमें 1860 1850, उस जोन पे आप बाय ऑन डीप करके जाइए। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म होराइजन रखना है इसमें। चल ठीक, लास्ट काउंटर हर्ष बताइए। जी वरुण बेवरेजेस की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और कुछ समय पहले स्टॉक स्प्लिट हुआ था। यहाँ पे देखिए HSBC की रिपोर्ट आई है, बाय की यहाँ पर सलाह दी और 620 रुपए का यहाँ पर लक्ष्य दिया है इन्होंने। सबसे पहले इनका देखिए ये कहना है कि वॉल्यूम जो ग्रोथ है उसमें धीमापन देखने को मिल रहा है और ये जो चीज़ है वो स्टॉक में ऑलरेडी फैक्टर इन है, प्राइस इन ऑलरेडी हुआ है। दूसरी चीज़ इनका ये कहना है कि कंपटीशन में लगातार बदलाव हो रहा है, तो ऐसे में कंपनी जो है अपने आप को जो स्टैब्लिश है, अपने स्टैब्लिशमेंट को और ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने की कोशिश लगातार कर रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रोथ की संभावनाएं अभी भी लगातार बरकरार हैं और समय से पहले मानसून आने से यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट वॉल्यूम पर जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए माला जी संक्षेप में टिप्पणी आपकी इस पर जानना चाहेंगे। वरुण बेवरेजेस काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, काफ़ी पिटाई के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट, आपकी टिप्पणी क्या होगी? इसको अगर फ्रेश बाय करना है तो 772 के ऊपर ही करें। अगर ट्रेडिंग देख रहे हैं, इन्वेस्टिंग देख रहे हैं तो 430 और 40 में आप वहां पर एवरेज करें। रही बात टारगेट्स, तो टारगेट हमें यहाँ पर 515 से लेकर के दूसरे जो टारगेट आपको इन्वेस्टिंग के हिसाब से मिलेंगे वो 580 का ये टारगेट पे आपको मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो हम कंबाइंडेड यहाँ पर लेकर के चलने वाले हैं वो 403 का एक कंबाइंडेड स्टॉप लॉस आप रखें। अब चाहे आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से देख रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग के हिसाब से।